गुड मॉर्निंग सब लोग को। कहाँ तक पढ़ाए थे जी? हिस्ट्री पढ़ा रहे थे। लाइव हो जाता है, 1 मिनट। आप लोग का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, कल सूचना दे देंगे उसका। आज दे, आज ही दे देते हैं कि फाउंडेशन का नया बैच आने वाला है। हो गया, आगे की सूचना कल। समझ आ रहा है? तुम झबरा हैंडीकैप के सीट पे हो? हैंडीकैप हो? अच्छा चलो भाई, तू तो छोटा सा है, चल ठीक है ठीक है। ऐसे हैंडीकैप वाले सीट पे जो हैंडीकैप नहीं रहे, नहीं टोपी वाला हैंडीकैप हो, तू लोग किसी दिन पकड़ के कचर दिया करी सबको। सब लोग को गुड मॉर्निंग। इससे पहले के क्लास में हम आपको बहुत चीज पढ़ाए थे और आप लोग भाई छुट्टी में पूरा गंवा दिए होंगे। गंवा दिए हैं? हाँ, देखिए आप लोग एक चीज ध्यान से रखिए, जो आपका डेली का शेड्यूल है ना, मंडे टू फ्राइडे, जिस दिन ये 365 दिन का शेड्यूल बन जाएगा आपका, 1 साल बहुत है रिजल्ट होने में। दिक्कत क्या करते हैं ना, आप सैटरडे संडे छुट्टी मार देते हैं। वो किसके लिए छुट्टी होता है? जिनका 75 काम रहता है, जिनके ऊपर लाइबिलिटीज ज्यादा रहती है। आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी, जब हम लोग कोई भी काम डालते हैं सैटरडे संडे, हम लोग का 50 काम रहता है जिसे हम ही लोग कर सकते हैं, दूसरा कोई हैंड ओवर नहीं कर सकता। आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग के ऊपर कौन सी लाइबिलिटी है? कहाँ आपको जाके सिग्नेचर मारना है, कहाँ क्या करना है, कपड़ा धुलना है। डेली डेली नहाने बैठा करो तो निपटा दिया करो, एक बार के तौर पे नहीं करना करो। ये सब डेली नहाने बैठो, जो पहने हो उसको निपटा दो एक बार में, धीरे धीरे करके वही होगा। लेकिन लड़का सब का खराबी क्या होता है, वो बाल्टी में भिगा देगा, आप मोबाइल चलाएगा, कहेगा 3 बजे धोएंगे, 3 से 4 बजाएगा, 4 से 8 बजा देगा, कहेगा कल धुलेंगे। 3 दिन तक करेगा। हम जब ग्रेजुएशन में थे, हमारा अपना चादर उधर गंदा हो गया था, तो चादर को बाल्टी में डुबो दिए। हरा रंग का चादर था, 1 हफ्ता बाद उसको धुले, उसका रंगे बदल गया, भूरा हो गया था। वो लग रहा था मिलिट्री का वर्दी है। अजीब हो गया था वो। चलिए आगे आते हम लोग। इससे पहले जो क्लास में पढ़ाए थे आपको कैबिनेट मिशन तक, उसके आगे हम समझाते हैं आपको। जिनवा का बता दिए थे सारा चीज, मतलब उसने मुस्लिम लीग के बारे में सब बता दिए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 में हुई। उस समय भारत के वायसराय करजन जा चुके थे, मिंटो आए थे, तो सांप्रदायिकता का जनक मिंटो थे। आगे बढ़े। सर ज्योग्राफी में कुछ स्टूडेंट न्यू थे, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका पूरा वीडियोज अवेलेबल है लाइव में, आपका कोई दिक्कत नहीं होता। न्यू या पुराना में सारे वीडियोज अवेलेबल होते हैं, आप सब वहां देख सकते हैं। अब हमको बताना था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन को वहां के किस प्रधानमंत्री ने भेजा था? एटली ने या चर्चिल ने? एटली ने। चर्चिल तो भारत को आजाद करने की फेवर में नहीं था। चर्चिलवा जो था बहुत खचरा था, उमरखा था। चर्चिल जो था, भारत में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो चर्चिल जो था अपना एक क्रिस प्रस्ताव भेजा। क्रिस प्रस्ताव को जब ठुकरा दिया गया, तो चर्चिल ने यहाँ के वायसराय लिनिथगो थे उस समय, लिनिथगो से कहा था हेलीकॉप्टर में मशीन गन लगा के गोली मरवा दो सबको यहाँ पे। तो गांधी जी को लगा कि गांधी जी डर जाएंगे, तो इन्होंने कहा कि यही मौका है, महिलाएं और बच्चे ये आगे आ जाए। तो महिला और बच्चा आगे आ जाएंगे तो कोई लाठी गोली नहीं चला पाएगा। सब चीज का अपना अपना क्या है, महत्व है। अब महिलाएं भी उस समय देश प्रेम में एकदम डट के खड़ी थी, नहीं तो डरपोक रहती, कहते हम जाए तो लाठी खाए आगे। डरपोक नहीं थी, वो सब भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ली थी आंदोलन में। तो लिनिथगो तो मतलब चर्चिल तो फेवर में ही नहीं था। इटली जो थे वो चुनाव में ही कहे थे कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो हम द्वितीय विश्व युद्ध से इंग्लैंड को बाहर खींच लेंगे, भारत से जो इतनी लाशें आ रही हैं हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। समझ में गया कि वापस। तो भारतीयों ने भी उनका साथ दिया कि नहीं दिया? भारतीयों ने भी उनका जम के साथ दिया था। तो उन्होंने क्या भेजा था? अपने मंत्रियों का एक समूह, मार्च 1946। कौन सा मिशन आया था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन
1946। कैबिनेट मिशन का ट्रिक बताए थे आपको, काल, क्रिप्स, एलेक्जेंडर और लॉरेंस। इनका लीडर कौन था? लॉरेंस। ल से लीडर, ल से लॉरेंस। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? लॉरेंस। कौन था अध्यक्ष? इसमें दो चीजें थी। पहला था आप संविधान सभा बना लीजिए। क्या बनाए? संविधान सभा। संविधान सभा बना के संविधान बना लीजिए। इसमें पाकिस्तान को नहीं रखा गया था, उसकी मांग को ठुकरा दिया गया था पाकिस्तान वगैरह वाले को। तो इन्होंने संविधान सभा का निर्माण 1946 में हुआ। इसमें टोटल भारत से 389 लोगों का चुनाव हुआ कि यही लोग मिलके क्या लिखेंगे? संविधान। लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चल पाया। ये जब 1946 के अगले साल 1947 में जब विभाजन हुआ, तो यहां से जो संविधान सभा के कुछ सदस्य का चुनाव लाहौर से हुआ था, कराची से हुआ, बलूचिस्तान से हुआ, एबटाबाद से हुआ, इस्लामाबाद से हुआ, वो सब इसी संविधान सभा के क्या थे? हिस्सा थे। बाद में क्या हो गया? अलग हो गए। जैसे जब बिहार नहीं टूटा था तो झारखंड से जो चुनाव लड़ते थे बिहार में आके बैठते थे, अलग हुआ तो वहां चलेगा कि नहीं लग चलेगा? तो वैसे ही लास्ट में कितना बच गया? 299। महिलाएं कितनी थी? 15। इन्होंने ही संविधान का निर्माण किया। ये पॉलिटी का हिस्सा होता जाता है। संविधान सभा में किसका चुनाव कहां से हुआ था, संविधान सभा में निर्णय कैसे लिए जाते थे, किस तरह से 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान का निर्माण किया गया संसद के सेंट्रल हॉल में बैठ के। ये सारी चीजें पॉलिटी का चला जाता है। हिस्ट्री में बस यहां तक ले आके आदमी छोड़ देता है कि देख भैया यहां से संविधान बनना चालू हो गया। इसके आगे हर चीज कहां पढ़ना है बाबू? पॉलिटी में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें दूसरी जो बात थी वो अंतरिम सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट की। अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार, इसे क्या कहते हैं? प्रोविजनल गवर्नमेंट। अंतरिम सरकार थी। अंतरिम सरकार का कहना था कि जब तक संविधान बन नहीं जाता है तब तक देश को कौन चलाएगा? तो एक टेम्पोररी गवर्नमेंट ही उसे चलाएगी। आप सब लोगों को टेम्पोररी सर्टिफिकेट मिला कि नहीं मिला? प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला। उसके कितने दिन बाद ओरिजिनल मिल जाता है? 3 साल बाद मिलता है। देखो भाई, बिहार सरकार को तो पैसा अपने कम है, पैसा कम है, और वो पैसा जियान कर देती है। जियान करना मतलब सोचते हैं बर्बाद कर देना। ये बताओ, एगो लड़कवा को प्रोविजनल सर्टिफिकेट देंगे तो के छापने का खर्चा और का सोचा का बांटने का खर्चा, उससे अच्छा सोचो सीधे क्या दे दो? ओरिजिनल दे दो। लड़का का काम है ओरिजिनल ले आओ, लेमिनेशन करा दो। नहीं समझे? हम लोग को जब ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिला तुरंत पहले 40 कॉपी फोटोकॉपी करा लिए और लेमिनेशन कर दिए। आज तक वही वाला है हमारा जो 40 साल पहले मैट्रिक में फोटोकॉपी कराए थे। अंतरिम सरकार बनाया गया। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल थे। लॉर्ड वेवेल, आप बताइए वेवेल ने शिमला समझौता बुलाया था कि नहीं बुलाया था? बुलाया था कि नहीं बुलाया था मित्रों? शिमला समझौते में मुस्लिम लीग को वैल्यू दी गई थी? नहीं। हालांकि उसे वैल्यू दी गई थी। शिमला समझौता में लॉर्ड वेवेल ने अच्छा खासा वैल्यू दिया। 14 सदस्यीय वायसराय की कमेटी में केवल सेनापति वायसराय अंग्रेज, बाकी 12 के 12 भारतीय। उन 12 भारतीयों में से 6 हिंदू और 6 मुस्लिम। लेकिन मुस्लिम लीग का कहना था क्योंकि मुसलमानों के हम ही पेटेंट कराए हैं, हमारे कंपनी के सारे मुसलमान हैं, अतः हमारा ब्रांड लेके घूमेगा। जबकि मौलाना अबुल कलाम आजाद वो भी मुस्लिम थे, और उस शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि कौन कर रहे थे? अबुल कलाम आया, करे कि भैया हम भी मुसलमान हैं और हम मुस्लिम लीग को नहीं पसंद करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? जरूरी थोड़ी कि सारे मुसलमान मुस्लिम लीग को पसंद ही करेंगे। ऐसा नहीं है ना कि सारे के सारे अनपढ़ हैं। नहीं समझे? जो अनपढ़ है वो तो पसंद करेंगे। रीजन क्या है कि आप किसी को भी समझाने का सबसे सिंपल तरीका तो मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे ला दी। पढ़ा लिखा आदमी नहीं आएगा। पढ़ा लिखा आदमी को धर्म के नाम पे लड़ा सकते हैं नहीं। तो ये तो शिमला सम्मेलन क्या हो गया? विफल हो गया। अगले साल कौन आया भाई? कैबिनेट मिशन। और उधर सरकार बदल गई इंग्लैंड में। यहां पर वेवेल ने कहा कि देख भैया तुम्हारे लिए हम एकदम बढ़िया काम किए हैं, तुमको हम दे दिए संविधान सभा, संविधान बनाओ, तुमको दे दिए अंतरिम सरकार, तुम अभी सरकार पूरी तरह नहीं हो, तुम्हारे अध्यक्ष कौन रहेंगे? हम। तो अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन रहे? वेवेल। और बाकी लोग कहा है तुम लोग सीखो धीरे धीरे कैसे देश चलाया जाता है। और उधर टुकुर टुकुर जिन्ना देख रहा था, हमरा का हो तो या खुदा रहम कर,
पाकिस्तान बना। खुदा ने मदद किया नहीं जिन्ना का, तो इस ससुर ने क्या चालू कर दिया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। दंगे फसाद हो गए कि नहीं हो गए, बहुत गड़बड़ हो गए। आज भी जिन्ना का ये फॉर्मूला लागू है, और यह फॉर्मूला हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में लागू है। आजादी के ठीक 1 साल पहले प्रत्यक्ष कार्रवाई किया गया, दंगे कराए गए, आज भी ये लागू है। चुनाव के ठीक 10 दिन पहले दंगे फसाद करा दिए जाते हैं, ताकि वोट इधर का उधर हो जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब जरूर इस सब में दंगे फसाद के लिए जो ज्यादा उकसाए ना, ओकरो साथे में पकड़ के रखिएगा। मार करना है ना, चल 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 चल, पहले तो ही रहो, चल चल चल, सोचा तुम ही रह, सोचा तुम मार कराएगा। अब बैठेगा दिल्ली में जाके, अब मार कराएगा हमरे गांव, रहना हम लोग को है, और तू जीत के चल जाएगा। ये जिन्ना फॉर्मूला आज भी लागू है कि नहीं? आज भी लागू है। आप देखिएगा चुनाव, मतलब अभी एकदम शांति मिलेगा चुनाव के टाइम। देखिए आप किसी भी बंगाल में देखिए, बंगाल में हो गया कि बंगाल में तो सोच रहा ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ जहां मारधार ना हुआ। यहाँ पर अब अभी तक नहीं देखे आप, जब चुनाव होगा सब मारधार हो जाएगा। अभी कुछ हो रहा है नहीं। तो इसने क्या किया, जिन्ना ने क्या कर दिया, जिन्ना प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बना दिया, जिस वजह से सारे लोग अब क्या हो गए, टूटने लगे, कहे कि नहीं गड़बड़ है यहाँ पर। तो अंतरिम सरकार शुरुआत में शासन की। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? वेवेल। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष वेवेल थे। और इसमें कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो ये ओरिजिनली थे क्या? चुनाव हुआ था इनका, अंतरिम सरकार में बैठक हुआ, भैया आप बन जी, आप बन जी, बन जी, हो गया। चुनाव कब हुआ था? 1951 में। 1951 50 से पर्चा उर्चा भराना चालू हो गया। उस समय ईवीएम तो थी नहीं कि धाए धाए कर दीजिए, मोहर मारो, मोड़ो, स्याही डालो, भरो, बक्सा बंद करो, फिर गिनती होगा, इसका उसमें मिलाओ, बहुत तामझाम हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ 51 से 52 चुनाव लिखेगा, देखिएगा ना 51-52, तो जब चुनाव होते होते 6 महीना लग गया, गिनती में टाइम लग गया। पहले पंचायतों में भी ऐसे होता था, अब तो पंचायतों में बटन दे दिया कि नहीं दे दिया? आप लोग के गांव में अभी मुखिया का चुनाव हुआ है बिहार में, बाकी स्टेट वाले में भी हुआ होगा, बिहार में भी पंचायत चुनाव चल रहा है। लाइव वाले लोग आप लोग के स्टेट में हुआ या नहीं? तो अभी क्या है, बटन वाला सिस्टम आ गया। तो चुनाव हुआ, बाद में वेवेल थे। प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल, आप सबको पीडीएफ मिला है, इसमें याद करना चालू कर देंगे लोग। चलिए कहाँ गया जी? अंतरिम सरकार का निर्माण किस प्रधानमंत्री की डिसीजन थी? क्लीमेंट एटली। जवाहरलाल नेहरू का निर्णय थोड़ी था, क्लीमेंट एटली का था। क्लीमेंट एटली। सितंबर 1946 को भारत में वायसराय कौन थे भैया? लॉर्ड वायसराय वेवेल। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष वेवेल। अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार पटेल। गृह मंत्री सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, सरदार पटेल। कृषि एवं खाद्य मंत्री राजेंद्र, कृषि एवं खाद्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद। कृषि एवं खाद्य मंत्री राजेंद्र। उद्योग मंत्री जान मथाई। उद्योग मंत्री जान मथाई। उद्योग मंत्री, क्या ये लोग ओरिजिनल सरकार के हिस्सा थे? किस सरकार के? प्रोविजनल सरकार के। प्रधानमंत्री बोलिए? प्रधानमंत्री जवाहरलाल। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। गृह एवं सूचना मंत्री, उद्योग मंत्री जान मथाई। उद्योग मंत्री जान। वित्त मंत्री लियाकत अली। वित्त मंत्री लियाकत। लेकिन लियाकत अली जो थे वो तो कैबिनेट मंत्री के हिस्सा थे कि नहीं थे? लेकिन कैबिनेट जो मंत्री बने थे, या फिर कैबिनेट मिशन जो आया था और अंतरिम सरकार बनी थी, ये तो 1946 में बनी थी। लेकिन देश का विभाजन हो गया 1947। तो जो मुस्लिम लीग की ओर से इसमें मंत्री बने थे वो चले गए। लियाकत अली कहाँ चल गए? पाकिस्तान। और वहां जाके क्या बन गए? प्रधानमंत्री बन गए। वहां जाओ भैया, वहां पर लियाकत अली। तो यहाँ पे क्या थे? वित्त मंत्री। लियाकत अली क्या थे? वित्त मंत्री। लियाकत अली वित्त। इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा, लियाकत अली वाला फेमस है, लियाकत अली वाला को आपको भूलना नहीं है। तो अंतरिम सरकार में लियाकत अली क्या थे? वहां जाके प्रधानमंत्री हो गए। अब रेल मंत्री, इससे भी क्वेश्चन आएगा। अरुणा आसफ अली, लिखा ना, अरुणा आसफ अली। रेल मंत्री अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अरुणा आसफ, ये अरुणा आसफ अली कमांडर थे। कहाँ के? तो जो
सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी थी, नाम क्या था? आजाद हिंद फौज। तो आजाद हिंद फौज के सब बहुत बड़े कमांडर अरुणा आसफ अली, उन्हें क्या दिया गया? रेल मंत्रालय। तो अरुणा आसफ अली रेल मंत्री, अरुणा आसफ अली रेल, जान मथाई उद्योग मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री। क्या ये ज्यादा देर तक रहे थे? नहीं रहे थे। यहाँ पे जिन्ना जो था बहुत खचरा था। ये अजीम प्रेम जी का नाम सुने? अजीम प्रेम जी विप्रो कंपनी के मालिक, प्रतिदिन 22 करोड़ देते थे, अब प्रतिदिन ये 36 करोड़ रुपए दान देते हैं। प्रतिदिन कितने करोड़? 36 करोड़ रुपए प्रतिदिन, इतना पैसा ही दान दे देते हैं यहाँ पर। इनके पिताजी जो थे, उनका क्या नाम था? मतलब इन जिन्ना ने कहा कि देखिए आप मुस्लिम हैं, भारत में काहे रह रहे हैं, पाकिस्तान में आ जाइए। अजीम प्रेम जी के पिताजी कहे कि पाकिस्तान में आ जाए, क्यों? उन्होंने कहा कि देखिए 2 रीजन, एक आप मुस्लिम, दूसरा आपको हम वित्त मंत्री बना देंगे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? हम चपरासी बन के रह जाएंगे लेकिन भारत में रहेंगे। लेकिन आज भी भारत में बहुत रईस में गिना जाता है। और आज बताइए वित्त मंत्री बना, प्रतिदिन 22 करोड़ देते थे, इस साल से कितना दे रहे हैं? 35 करोड़। और शिक्षा के लेवल पे और विप्रो कंपनी उसके बहुत बड़े फाउंडर हैं। टाटा जो थे, टाटा वाले तो यहीं रह ही गए। टाटा वाला आज भी पाकिस्तान वाले को वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि टाटा का होटल था ताज होटल, और उसमें ये कसबवा के बम फोड़ दिया। टाटा वाला तो अपने भैया देश के मैटर में कोई समझौता नहीं, और सोचा भयानक भड़क गया वहां पे टाटा वाला। तो टाटा हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी होती है। तो इन कंपनियों को संरक्षण, भारत भी इन कंपनियों के साथ भेदभाव नहीं करता। तो बहुत सारे लोग गए भी जो अनपढ़ टाइप के थे। चलें, अच्छा आप बताओ, अगर पढ़े लिखे लोग गए रहते तो क्या उसका यही हाल रहता अभी? हाँ, नहीं रहता। अभी कुछ, अभी उसका हाल नहीं रहा। अनपढ़ हो सब कहाँ चले गए? वहीं चले गए। अरुणा आसफ अली बोलिए रेल मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री। आगे बढ़े। सर आपको रिप्लाई देने नहीं आता है? आज आप बाबू, आप रिप्लाई देने आता है? आप क्वेश्चन पूछेंगे तब तो। आप अकेले नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। आप अकेले नहीं है, इसका भी ध्यान रखिए। आप तो बहुत दूर हैं, ये तो जो सामने बैठे हैं ना पटना में, इनका रिप्लाई मिल जाए तो बहुत है। इनका रिप्लाई मिल जाए बहुत है। यहाँ मतलब क्या बताए आप, कई कई तो लड़का यहाँ कोर्स करके खत्म करके चल जाता है, वो सोच रहा है यहाँ से 10 मीटर के फासला से देखियो नहीं पाता है, क्लास लिए चले गए यहाँ पे। तो आप अकेले नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिए। सर लड़की सबको रिप्लाई मिल जाता है? नहीं, लड़की सबको रिप्लाई नहीं मिलता है। वो ऐसा ना उटपटांग सवाले पूछती है सब कि मजबूरी में रिप्लाई देना पड़ता है। अजीबे पूछेगी सब। लड़की सबको रिप्लाई मिलता है? पूछिए यहाँ आके। लड़की सबको कितना, इस सबको अगर 47 मिलेगा ना, किसी दिन दाग देगी सब, मार दे ससुरा, धकधका देगी सब एकदम यहाँ पे। ऐसा बात नहीं है, ऐसे ऐसे बोल दे आप लोग, बताओ मार देगी लोग 47 से? मरबो मत करियो लोग, मन 47 से मारने का तो मार देगी, ओकर बाद हाई क्या करेगा सब? समझ में? काय मुखिया जीता कि हार गया? तुम हो गया, जीत गए कि हार गए? अच्छा अभी काउंटिंग नहीं हुआ है, क्या पोजीशन है? होमी जहांगीर भाभा, देखिए होमी जहांगीर भाभा ऊर्जा मंत्री, और ये भारत के परमाणु कार्यक्रम के बहुत बेहतरीन वैज्ञानिक थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे, जब आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने होमी जहांगीर भाभा से कहा था कि देश असुरक्षित है, क्योंकि हमारे एक और चीन जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और इधर ये जो है हम लोग का नाजायज औलाद पाकिस्तान, इस पे तो विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो ये इस पे विश्वास करना ठीक नहीं है, क्या किया जाएगा? होमी जहांगीर भाभा ने कहा था कि हम परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जवाहरलाल नेहरू ने भी उन्हें पूरा सहयोग किया, लेकिन उन्होंने जो भारत के लिए जो आयरन डोम आज ने इजराइल बना लिया है, वो उसी समय ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे। लेकिन इन्हें जब भेजा गया फ्रांस, तो इनके जहाज क्रैश नहीं हुआ, क्रैश करवाया गया।
क्रैश करवा दिया गया, क्योंकि अगर उस समय होमी जहांगीर भाभा अगर 10 साल और जी जाते ना, तो भारत का इतिहास छोड़िए ना, भूगोल बदल गया रहता भारत में। अजब बहुत बेहतरीन थे हमारे यहाँ, वैज्ञानिकों के साथ ये सब चीजें हो जाते हैं। तो होमी जहांगीर भाभा कौन से थे? ऊर्जा मंत्री। जान मथाई उद्योग मंत्री। राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री। अरे बिहार के थे, बिहार में खेती की सिवा है कौन चीज? तो ठीक तो मंत्रालय दिया था। रामविलास पासवान को कौन सा मंत्रालय दिया था? खाद्य मंत्रालय। खाना पीना का सामान है बिहार में, तो ठीक तो मंत्रालय दिया, क्या गलत दिया? हालांकि रामविलास पासवान जब जीवित थे और वो जब रेल मंत्री थे, तो हाजीपुर के लिए उन्होंने बहुत काम किया। जो जोनल ऑफिस बना दिया, इसका जो पूरा मध्य रेल का जो हेड ऑफिस बना, बहुत काम किया उन्होंने हाजीपुर के लिए, स्पेशली बहुत काम किया। आगे बढ़ जाते हैं, आप बताइए। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री। सरदार पटेल, हाँ, राजेंद्र प्रसाद। कृषि रहेगा तो खाद्य भी वहीं चला जाए, खेती करेंगे तब ना खाएंगे। ये बलदेव सिंह रक्षा, 9वें से सरदार बलदेव सिंह कौन जा रक्षा। अरुणा आसफ अली रेल मंत्री। अरुणा आसफ अली। जॉन मथाई। लियाकत अली। देखो वो लियाकत अली को नहीं भूलना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछेगा, क्योंकि विवाद भी आप समझ रहे हैं, इतना बड़ा पद देने के बावजूद वो क्या हो गए थे, चले गए। दूसरा अरुणा आसफ अली भी पूछेगा। और ये आपका बताइए, होमी जहांगीर भाभा। योगेंद्र नाथ कानून मंत्री। योगेंद्र नाथ कानून। अब यहां एक सवाल में आप फंसेंगे, समझिए ध्यान से। जो अगला जो है गोपालाचारी शिक्षा मंत्री, यहां आपको क्वेश्चन फंसा देगा। देखिए, जब देश आजाद नहीं हुआ था तब बनी थी हमारे लिए अंतरिम सरकार, यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट में शिक्षा मंत्रालय जिम्मेदारी दी गई थी किसे? राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इतना बड़ा नाम कौन याद रखे, राजगोपालाचारी। लेकिन जब देश आजाद हो गया, आजादी के बाद जब ओरिजिनल गवर्नमेंट बनी, तो उस समय शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद को दिया गया। ये क्वेश्चनवा पूछ के फंसा देता है, तो पूछिएगा भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, लेकिन कहेगा अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री राजगोपालाचारी। जब हमारी ओरिजिनल सरकार बनी थी तो उससे दुइये को मंत्री से सवाल पूछता है। शिक्षा मंत्री राजगोपालाचारी प्रोविजनल में थे भैया, अबुल कलाम आजाद। दूसरा कहेगा विदेश मंत्री, तो जवाहरलाल नेहरू ने किसी दूसरे को विदेश मंत्रालय ही नहीं दिया था, विदेश मंत्रालय खुद रखे थे, तो विदेश मंत्री जवाहरलाल। अभी नीतीश कुमार बिहार के क्या है? मुख्यमंत्री। गृह मंत्रालय कौन रखे हैं? खुदे रखे हुए हैं गृह मंत्रालय खुद। तो किसी भी जगह का दो ही तो सबसे बड़ा मंत्री होता है, गृह मंत्री एगो मुख्यमंत्री। तो किसी भी राज्य में यही दो होता है, और दोनों अकेले कौन रखे हैं? नीतीश कुमार रखे हैं। खैर ठीक है, रखे हैं, काम तो सही करते हैं। यहाँ पर सचिवालय में जाए तो सचिवालय में कई बार ऐसे मिलने जाते हैं, थोड़ा सा वो लोग भी काम करते करते बिजी रह जाता है। तो लोग क्या कहता है पता है कि नीतीश कुमार की याददाश्त बहुत तगड़ी है। वो 6 महीना मीटिंग में आए थे, 6 महीना पहले, और मीटिंग में हम उनको कौन सा डाटा दिखाए थे कि कौन सी सड़क कहां तक बन गई है, वो अगली मीटिंग में याद रहता है उनको। ये बहुत बड़ी बात है एक मुख्यमंत्री के लिए। वो कहते हैं कि बस हम लोग एक बार सुन लेते हैं ना कि सीएम साहब के पास मीटिंग है, हम लोग का 1 हफ्ता तक माइंड डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम जिस सड़क को यहां तक बना के छोड़े थे उनको याद रहेगा कि सड़किया यहीं तक था। अब हम बहाना भी नहीं बना सकते हैं कि पूछेंगे ना कि 6 महीना में 8 किलोमीटर बढ़ा है। बहुत इस मामले में स्टिक रहते हैं। तो खैर याददाश्त भी है, याददाश्त रहेगा क्या नहीं। 16-17 साल से तो अपने बैठल है, तो बिहार उनका अपन घर हो गया है। नहीं समझ रहे हैं? खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। राजगोपालाचारी क्या थे? जगजीवन राम श्रम मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। जगजीवन राम। आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत है किसी को? चलिए फिर से बताइए आप। अंतरिम सरकार के बारे में पूछ रहे हैं। शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, हाँ, प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, अरुणा आसफ। अरुणा आसफ। कोई दिक्कत है किसी को? अब आगे बताइए। ओरिजिनल सरकार जो बनी थी तो वित्त मंत्री कौन था? ओरिजिनल सरकार में विदेश मंत्री जवाहरलाल, और ओरिजिनल सरकार में शिक्षा मंत्री, हाँ, अबुल कलाम आजाद। किसी को कोई दिक्कत नहीं?
सर बीपीएससी वाला क्लास होगा भाई 3 बजे से। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, अंतरिम सरकार समझ में आ गया, कैबिनेट मिशन समझ में आ गया, ये सब तो ठीक थी, ये कैबिनेट मिशन वगैरह सब ठीक था। वेवेल जो था, क्या नाम था, वेवेल, वेवेल भारत के विभाजन के फेवर में नहीं था। लेकिन 1946 आते आते क्या हो गया भाई, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हो गए, बहुत दिक्कत हो गया। तो अंग्रेजों ने स्पेशली भेजा था भारत की स्वतंत्रता के लिए, क्लीमेंट एटली ने, एटली ने स्पेशली भेजा स्वतंत्रता के लिए, भारत की किसके लिए, स्वतंत्रता के लिए। किसे भेजा, लॉर्ड माउंटबेटन को, माउंटबेटन को किसे भेजा, माउंटबेटन को भेजा था। माउंटबेटन को यह सख्त आदेश था कि यथासंभव भारत को संयुक्त रख के क्या किया जाए, आजाद किया जाए। लेकिन जब माउंटबेटन यहां आया तो ससुरा देखता है तो भयानक बवाल हुआ, जिन्ना मानने को तैयार नहीं है, हर बात पर अडिग है कौन, जिन्ना। और यहाँ भारतीयों को भी देखा कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के बाद अब भारतीयों को भी अब संयुक्त रहने से डर लगने लग गया था, क्योंकि माहौल खराब करके रख दिया था पूरी तरह से। तो माउंटबेटन आया और यहाँ देखा तो उसको लग गया कि अब भारत को संयुक्त रखना संभव नहीं है। वापस जहाज लेके कहाँ चल गया, इंग्लैंड, और वहां जाके बताया कि देखिए ऐसा ऐसा समस्या है, भारत को संयुक्त नहीं रखा जा सकता है। तो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में भारतीय स्वतंत्रता का क्या रखा गया, विधेयक रखा गया, और इसे 18 जुलाई को क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया 1947 में, कि भारत को क्या कर दिया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा। और स्वतंत्रता के साथ साथ भारत का क्या किया जाएगा, विभाजन। अब अचानक तो आप कर नहीं सकते, विधेयक पारित हो गया तो उसके बाद फुल प्लानिंग करना पड़ेगा ना। जैसे आप लोग को भी पटना जब आए होंगे या फिर कहीं पे भी कोई काम होगा, पटना आए होंगे तो ऐसे आपको डिसाइड पहले हो गया होगा कि हाँ बबुआ को चाहे बबनी को पटना जाना है, लेकिन एक प्लानिंग करने में 8-10 दिन एक्स्ट्रा समय लगा होगा कि किस तारीख को जाना है। तो भारत का विभाजन होगा और भारत को स्वतंत्रता मिलेगी, ये तो पारित हो गया 18 जुलाई को, लेकिन अब टाइमिंग फिक्स करना था, विभाजन कहाँ कहाँ से होगा। तो कैरियल रेडक्लिफ को इसकी जिम्मेदारी दी गई। उसने क्या किया, कैरियल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान का नक्शा लिया और जितना पुलिस स्टेशन थे सारा पुलिस स्टेशन को मिलाते हुए वो नक्शा खींच दिया, रेडक्लिफ लाइन, उधर हो गया पाकिस्तान, इधर हो गया इंडिया, थाना थाना मिला के खींच दिया, हाई पुलिस स्टेशन से हो पुलिस। पता चला किसी का खेत रह गया भारत में, अंगना हो गया पाकिस्तान में, और ऐसे ही वाले से एक मतलब इधर हो गया खेत, उधर हो गया अंगना, अब भारत में बच गई कंगना। हाँ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसका भी विभाजन कर देना चाहिए, इसको पता नहीं क्या है भारत में छोड़ दिया सब। आगे बढ़ जाते हैं तो अल्लाह बड़ा दिक्कत हुआ विभाजन में, बेहतरीन ढंग से विभाजन नहीं था। लेकिन कौन सा हम लोग विभाजन कर रहे हैं, वो तो आए सब निपटा के निकल दिया, 2 दिन में भारत का विभाजन कर दिया। अब समस्या आई थी लोगों के ट्रांसफर में, लोगों के किस में, ट्रांसफर में। जिन्ना और नेहरू, उधर उस साइड में कौन था, जिन्ना, और इस साइड में नेहरू भी थे, पटेल भी थे, महात्मा गांधी भी थे, और उस साइड में जिन्ना भी था। शुरुआत में दोनों का यही कहना था कि पाकिस्तान में जिन्ना ने कहा था कि इसका मत पाकिस्तान सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि केवल मुसलमानों के लिए ही है। और भारत तो आज भी यही कहता है कि हिंदुस्तान सबके लिए है। हम आज भी 1947 से 2021 तक धर्म निरपेक्ष रहे। हमारे यहाँ नेताओं को छोड़ दीजिए तो धर्म की बात कोई नहीं करता है, और उन नेताओं से कहिएगा कि हमको जरा आप बढ़िया से शिव तांडव पढ़ के सुना दीजिए, कुछ नहीं आएगा। वो धर्म को केवल अपना टारगेट बैच की तरह यूज करते हैं। धर्म याद आएगा चुनाव से पहले। बाकी हम लोग में, आप में, किसी समाज में, यहाँ आप सब बैठे हैं, अलग अलग मजहब के, अलग अलग जाति धर्म के होंगे, कभी आप लोग में कोई भेदभाव रहा है नहीं। और गलती से अगर भेदभाव आता भी है तो आप अपने आप से पूछिएगा कि आप में ये भेदभाव डाल कौन रहा है, नेता डाल रहे हैं, आप उनको वोट बैंक बन रहे हैं, वो आपको क्या दे रहे हैं। आप यकीन मानिए आप मर जाइएगा, आपको 1 रुपया का इलाज नहीं करा सकता है। अब ये हम नहीं करें, कोरोना में ये प्रूफ हो चुका था, करोड़ों रुपए टैक्स देने वाले लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए, करोड़ों करोड़ रुपए जो टैक्स दिए थे मर गए लोग। तो भारत अपने जगहों पे आज भी ठीक है,
हम लोग आज भी मजहब को ज्यादा वैल्यू नहीं देते, लेकिन 1956 आते आते पाकिस्तान में मजहब हावी हो गया और वहां पर मजहब इतना हावी हुआ कि उसने अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया। मुस्लिम राष्ट्र घोषित करने पे देखो दोनों में समस्या होता है। जब मुस्लिम राष्ट्र जैसे घोषित हो जाएगा तो लीगली हो जाता है कि जो भी बड़े पद है, संवैधानिक पद, वो मुस्लिम ही बैठेंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह, ये सब हो जाएगा। तो जहां जहां इस्लाम हावी होगा, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, वहां मार चालू होगा शिया सुन्नी में। आज भी पाकिस्तान में हो गया, सीरिया में चौपट, यमन में चौपट, तुर्की में मार धीरे धीरे चालू हो रहा है, ईरान में देखो, अफगानिस्तान में देखो, मारधार चालू। और अगर भारत में अगर हिंदू धर्म हावी हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो यहां शिया सुन्नी का मार नहीं होगा, फिर यहां समझ में आएगा दलित लोगों को। अभी एक मूवी आई है जय भीम, भारत 5G के दुनिया में चल रहा है, लेकिन आज भी आप अपने समाज में देखिए, एक दलित को उसकी जाति के नाम पे बहुत जगह भेदभाव होता है। ये बात भारत के निर्माता जानते थे कि मजहब कभी भी आगे नहीं ले जा सकता। इतना अमेरिका में ईसाई भरे हैं, कनाडा में ईसाई भरे हैं, ब्रिटेन में भी, क्यों नहीं उसने अपने आप को राष्ट्रीय धर्म ईसाई घोषित कर दिया? कभी किया है? जानता है सोचा, लेकिन पाकिस्तान वालों को समझ में नहीं था। पाकिस्तान पे हावी हो गए वहां के क्या लोग, मौलवी लोग, और वो लोग इस्लाम को बहुत ज्यादा नहीं पढ़े थे। वरना अगर इस्लाम को देखेंगे 12वीं सदी का, तो ससुरा पूरा यूरोप तक में कब्जा था, इधर पूरा भारत में, ईरान में, अहमद दुकान दुकान सोचा था, अहमद शाह अब्दाली, दुरानी, नादिर शाह, तो इतना खतरनाक खतरनाक था सब, जो भी था सब उस समय। आज मिलेगा? आज कौन सी मिल रहा है? सब अजमल कसाब। रीजन क्या है समझो ध्यान। इस्लाम को जो पढ़ने की जिम्मेदारी दी गई थी जिन धार्मिक लोगों को, उन्होंने हल्का हल्का इस्लाम को पढ़ा और अपने हिसाब से वो उसको रूलिंग बनाते गए, और मुसलमान को 72-73 टुकड़ा कर दिया। शिया, सुन्नी, बरेलवी, अहले हदीस, देवबंदी, समानियाजी, अरे भाई 50 बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। आप में कोई मुसलमान है? हाथवा का नहीं उठा है? आप बताओ बाबू, हम अपने मन से बोल रहे हैं, ऐसा है या नहीं है? है? और ये रियलिटी में भी है। अगर एक सुन्नी को पता चल जाएगा कि मस्जिद वहाबी का है तो नहीं जाता है, मजबूरी अगर है मस्जिद में नहीं जाता है। इस्लाम रहा कहां? कहीं है? नहीं है, तोड़ दिया यहां पर। और लोग छुपाते हैं इस चीज को, और हमारे में खराबी है जो है हम बता देते हैं, और इसी वजह से हम गुनहगार हो जाते हैं। हम गुनहगार सही, लेकिन जो अपने आप को नेक बोलते हैं, जो मौलवी लोग खुद को नेक बोलते हैं, यह वही उन नेक मौलवियों का देन है जो इस्लाम 72 टुकड़ा में तोड़ दिया लोगों। तो हम गुनहगार ही सही। तो इतना टुकड़ा तोड़ दिया कि आज इस्लाम में मार धार दूसरे मजहबों से ज्यादा अपने में। शिया कहेगा ना कि सुन्नी गलत है, मुसलमाने नहीं है। ये दोनों एक में हो जाएगा ना, ये कहेगा वहाबी मुसलमाने नहीं है। अगर ये तीनों एक हो गया तो कहेगा देवबंदी मुसलमाने नहीं है। ये चारों एक हो जाएगा, कहेगा अहले हदीस मुसलमाने नहीं है। ये पांचों एक हो जाएगा तो कहेगा कि समानियाजी मुसलमाने नहीं है। और सब एक हो जाएगा तो फिर कहेगा ये काफिर, हम इस्लाम वाला। समझ में आ रहा है? ये तोड़ के रख दिया इन लोगों ने। जिसने जितना समझा उसने उसी हिसाब से तोड़ लिया। तो 1956 के बाद क्या सर फिर से रिपोर्ट ऑन खान सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आज इतना इन लोगों को हाशिए पर बैठा दिया गया है इस्लाम धर्म में यहां पे कि आज बहुत ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता है, किसी को सीरियस नहीं लेता है लोग। रीजन क्या है? चिल्ला यार, सीरियस नहीं ले रहा है। रीजन क्या है कि इन लोगों ने जो देश चलना चाहिए उसको इन्होंने क्या थोप दिया? मजहब थोप दिया। मजहब, और मजहब की एक खराबी होती है बाबू, हमको मेरी बात आपको थोड़ी चुभेगी क्योंकि आप विद्यार्थी, हम आपसे ये बात कह सकते हैं। आप जरा ध्यान दीजिएगा, मजहब की ओर वही जा रहा है आज के वक्त में 2021 में जो इस साइड में रिजेक्ट हो जाएगा। आप अपने बेटा को धार्मिक शिक्षा दीजिएगा कि इंजीनियर डॉक्टर कंपटीशन पढ़ाइएगा, कोई ये को बोलो भैया हम धार्मिक शिक्षा देके मौलवी चाहे पंडित बनाएंगे, कोई बनेगा कौन पता है? जो कुछ नहीं कर पाएगा। तो यूपीएससी में कौन जा रहा है? जो सेलेक्टेड है। नौकरी में कौन जा रहा है? जो सेलेक्टेड है। और धर्म कौन चला रहा है? जो रिजेक्टेड है। बहुत गड़बड़ बात। और जो रिजेक्टेड है ना वो सीधे कहता है, मजहब पे आवाज उठाता है, कलम कर दो सर। अरे ससुरा तू नहीं, तू रिजेक्टेड होते के सेलेक्टेड वाले पे आवाज उठा देता है। बहुत गड़बड़ हो रहा है ये बातचीत।
इस चीज को समझना पड़ेगा। तो हमारे जो संविधान बनाने वाले थे, जो हमारे स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े थे, उनको ये बात बेहतरीन ढंग से पता थी। शिमला सम्मेलन में अबुल कलाम आजाद मुस्लिम होकर भी यह कहने वाला वही व्यक्ति था कि मुसलमान मुस्लिम लीग की ओर से नहीं जाएगा। यह थी इस देश की खूबसूरती। यहां पर इन्हें पता था कि देश आगे जाएगा तो मजहब पे नहीं, लेकिन उन लोग ने ससुरे ने नहीं, इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। और हाल ये हो गया कि वहां एक पार्टी है तहरीके लब्बैक पार्टी, तहरीके लब्बैक पार्टी, तहरीके लब्बैक, TLP, तहरीके लब्बैक पार्टी। इस तहरीके लब्बैक पार्टी ने पाकिस्तान में भयानक गदर मचा के रख दिया है। फ्रांस के राजदूत को ये बाहर निकालना चाहते हैं और 25 अप्रैल 2021 को हम इन्हीं तहरीके लब्बैक पार्टी वाले को बोल दिए थे कि पंचर साटता है। अब हमको ये बात समझने में तकलीफ हो गई, हम नहीं पता कर पाए कि ये तहरीके लब्बैक पार्टी वाले भारत में भी है सब। वो हमारा विरोध कर दिया सब, अलग बात है। लेकिन आप अगर आज भी वो चीज अवेलेबल है, आप जाके देखिएगा, हमने स्पष्ट, अब पीछे जो पोस्टर लिया है उस पर भी लिखा हुआ है तहरीके लब्बैक पार्टी वहां पर। अब इन लोगों ने ना पाकिस्तान को क्या बना के रख दिया, इस्लामिक स्टेट बना के रख दिया। अब वहां पे मार्च चालू हुआ किस चीज का, शिया सुन्नी। अरे अभी तो ये कम है, अहमदिया को ये लोग गोली मार देते हैं, कहते हैं कि तुम मुसलमान नहीं हो। अच्छा ठीक है भैया, मुसलमान नहीं है, नमाज तो वो भी पढ़ता है, तुम पैगंबर हो, तुम होते कौन हो डिसाइड करने वाले। ये दुनिया किराए का घर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आप किराए के मकान में रह के ये नहीं कह सकते हैं कि वो किराएदार सही नहीं है। वो सही है तभी मकान मालिक रखा है, सही नहीं रहेगा तो मकान मालिक बाहर कर देगा। ये दुनिया किराए का मकान है, मालिक ऊपर बैठल है, जो यहां रह रहा है ना उसके नजर में सही है। तुम होता कौन है बोलने वाला कि वो किराएदार सही, वो किराएदार गलत होता है। खुद के मकान किराया का है, दूसरा पे उंगली उठाने आए हैं यहाँ पर। अजब हाल है। अहमदियों को वो लोग गोली मार देते हैं, शिया सुन्नी को बवाल करके रख देते हैं। अब बलूचिस्तान के लोगों को ये गोली मार देते हैं, तो वो बलूच कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं है, क्या है, बलूच है। अलग अलग बात चलता है। और भारत जो था वही रहते आया। तो ये जो धर्म वाला मैटर होता है ना, इसका आपको खराबी 40 से 50 साल बाद पता चलता है। तो शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो 1999 तक भारत पाकिस्तान बराबरी लड़ रहे थे सब। 99 में ससुरा इतना ढीठ था कि घुस गया कारगिल में, उसको लगा कि बुढ़ऊ क्या करेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। अरे बुढ़ऊ धोती टाइट किया, मार बफोर्स तो धो के रख दिया, और बुढ़ऊ को कम मत समझिए भाई। और उसके साथ कौन से, APJ अब्दुल कलाम। समझा कि बुढ़ऊ कवि है, क्या करेंगे। अरे बाप रे बाप, मारे दुनिया में सबसे ज्यादा एक ही लड़ाई में तोप चली थी, तो वो कारगिल की लड़ाई। उससे ज्यादा तोप दुनिया के किसी लड़ाई में नहीं चली। विश्व युद्ध कोई दो देशों का लड़ाई नहीं था। दो देशों की हम लड़ाई की बात करें तो सबसे ज्यादा तोप कब चली थी, कारगिल लड़ाई में यहाँ पर। और कारगिल के लिए बहुत जबरदस्त हुआ यहाँ पे। लेकिन उसके बाद जो अंतर दिखने लगा, आज जो देश अलग हुए थे हम बराबरी में, आज पाकिस्तान में और भारत में उतना ही अंतर है जितना एक शेर और सुअर में अंतर होता है। और इसका केवल और केवल एक कारण मजहब। देखिए कोई मजहब गलत नहीं होता है, उसको मानने वाले सही और गलत होते हैं। मरने के बाद आपके कर्मों का हिसाब होगा, न कि आपके धर्म का हिसाब होगा, आप किस धर्म के थे। कोई धर्म ग्रंथ निकालिए जिसमें कहता है कि आपके धर्म का हिसाब होगा, आपके कर्मों का हिसाब होगा। लोगों ने क्या कर दिया, बाइफरकेट करके बांट दिया। इस कदर बांट दिया कि नफरत इतना ज्यादा हो गया कि आदमी जानवर को भी नहीं छोड़ा। गाय हिंदू ले गया, बकरी मुसलमान लेके चल गया, खजूर मुसलमान ले गया, नारियल हिंदू लेके चल गया। ये सब चीज होता है भाई, ये ज्योग्राफी पे डिपेंड होता है। हिंदू धर्म ज्यादातर निकला भारत से, यहां पानी की कोई कमी नहीं थी इसलिए नारियल अच्छा से हो गया। इस्लाम का ज्यादा फैला हुआ अरब से, वहां पानी नहीं था, खजूर होता था। तो ससुरा भूगोल पे आश्रित है ये, वहां नारियल होगा कहां पे, तो खजूर हो रहा है। और यहाँ खजूर नहीं होगा, यहाँ मरुस्थल बहुत कम है, तो यहाँ नारियल अवेलेबल था, नारियल अपना लिया। दूब घास अवेलेबल था, दूब घास हो गया। आम का पेड़ आराम से होता है, हो गया यहाँ पर। ये सारी चीजें एक में होनी चाहिए, और ये आप समझिएगा इस चीज को, वरना जिस दिन ये जाएंगे 40-50 साल बाद इसका असर समझ में आता है। क्योंकि जब तक देश में लोगों के अंदर धर्म से ऊपर देश की भावना नहीं रहेगी, तब तक देश आगे नहीं। आप हर धर्म को मानिए, जिस धर्म के हैं आप अच्छे से मानिए, लेकिन कब, घर के अंदर। जब घर से बाहर निकल गए तो आपका देश शुरू हो जाता है, और जब देश शुरू हो जाता है तो केवल बातें देश की होनी चाहिए।
आप मानिए अपने मजहब, कोई दिक्कत नहीं। तो भारत ने आजादी के समय स्पष्ट कह दिया कि हमारे यहाँ हर धर्म के लोग रहेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। जिन्ना ने भी सेम लाइन दोहराया था, लेकिन 1956 के बाद वहां क्या हो गया, इस्लामिक आगे आ गया। जन्नत मिल गई उन लोगों को, मिल गया जी जन्नत। आप इससे बताते हैं, आप बताइए, लोग कहते हैं कि इन इंडिया पर आप वहां पे, अब आप लोग जो भी हैं वहां देखते हैं मुसलमानों का क्या दुर्दशा होता है। मस्जिद बम फोड़ने की जगह है सोचा मस्जिद में बम फोड़ देता है, काहे, तो सिया का मस्जिद है, वो उठेगा तो एक फोड़ देगा। क्या मतलब बनता है तुम लोग ससुरे लोग, अजीब टाइप के होते हैं। पैगंबर साहब जो थे ना, मोहम्मद साहब, उन पर एक बुढ़िया जो थी ना हमेशा कचड़े फेंक देती थी। जब जाते थे ना तो छतवा पे से एक बोरा कचड़ा उठा के फेंक देती थी, रात भर बाहर के रखेगी, अब भोर भोर ये जाएंगे ना तो ऊपर फेंक देती थी। एक दिन बुढ़िया बीमार पड़ गई तो खुद मोहम्मद साहब गए थे उसके घर पूछने, और उसके लिए दुआ किए, और वैद्य से कहें कि इसका, वैद्य होता है उस समय, डॉक्टर तो होता नहीं थे, तो जो हकीम होते थे कहें कि इसका इलाज कीजिए वहां पर। तो कही कि भाई आप इतने पैगंबर हैं, हम आपके ऊपर कचरा फेंक देते हैं, आपको खराब नहीं लगता है? कहा कि कितना दिन फेंकेगी, एक ना एक दिन तो सुधर जाओगी। और आज ये है सब जो सिया सुन्नी के नाम पे बम फोड़ देता है। राम जी सबरी का जूठा बेर खाए थे, खाएगा लोग आज? बताइए आप। छोट जात का देख लेता है तो कहता है हमारा दुआ अशुद्ध हो जाए। अरे सबरी का जूठा बेर खाए थे, इस तरह से एक सेक रहता है इस देश में। आप तो खैर ये मानने वाले गलत होते हैं, मजहब कभी भी गलत नहीं सिखाता। तो भारत की आजादी का विधेयक कब पारित हुआ? 18 जुलाई 1947। शुरुआत में पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र था या नहीं था? वो क्या था? एक धर्मनिरपेक्ष पंथ। हम लोग भी पंथ निरपेक्ष, हम लोग भी पंथ निरपेक्ष। हम लोग आज भी क्या रह गए? धर्म। और आज भी जंगल हो गया, खत्म हो गया, छोड़ो इसको, वो खत्म हो जाएगा वहां पे। वापस भारत में कहेगा कि मिल जाओ हमरे में। आगे बढ़े। इकोनॉमिक्स कब स्टार्ट होगा? जल्दी स्टार्ट हो जाएगा भाई। तो ये देखिए ध्यान से, अब भारत का विभाजन कब हो गया? भारत का 14 अगस्त 1947 को भारत का क्या हो गया? विभाजन। अब 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया? भारत क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। भारत क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। और भारत जब स्वतंत्र हुआ तो अभी भी भारत में कौन सी सरकार चल रही थी? अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार चल रही। आगे बढ़े। सर हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन जनगणना धर्म के आधार पर हुई है। देखो बाबू, ये इस देश में पॉलिटिकल इशू हो जाता है। धर्म के नाम पर जनगणना, ये क्या हो जाता है? पॉलिटिकल इशू हो जाता है। लेकिन फिर भी क्या है कि यूएनओ जो है या फिर जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, जब ये जनगणना करती है तो कई आधार पर बांटती है कि लिंगानुपात क्या है, महिला और पुरुष की शिक्षा साक्षरता दर क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है। तो उसमें एक कॉलम भी आ जाता है कि रिलीजियस रेशियो कितना है। तो उस वजह से इसको क्या किया गया? बांटा गया। और यही इसका नतीजा हो गया कि अब फिर से बिहार में बात उठ रही है कि जाति के आधार पर भी क्या होनी चाहिए? जनगणना होनी चाहिए। और रही बात जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, तो भैया ये स्पष्ट है कि जिस दिन आप जमीन में बीज बोते हैं, आप समझिए कि पेड़ निकलने वाला है। तो जिस दिन भारत में धर्म के आधार पर जनगणना शुरू हुई, वो वह बीज था जो बड़ा होकर जाति के आधार की जनगणना की नींव डाल दिया यहाँ पर। तो वो होके रहेगा भारत में। आगे बढ़ जाते हैं। इकोनॉमिक्स कब स्टार्ट होगा? सर बाबू बता देंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। यहां तक समझ में आ गया? भारत में क्या हो गई? आजादी मिल गई। किसी को कोई दिक्कत है? भारत में आजादी मिल गई, दोनों देश में बंटवारा हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। सर क्या डिफरेंस होता है सिया सुन्नी में? अरे भाई शांति से रहो, कोई डिफरेंस नहीं है, छोड़ दो ये सबको, सिलेबस के बाहर का चीज है। यहाँ पर डिफरेंस कुछ नहीं होता है, अपना अपना होता है कि हम तोर बातें ना सुनेंगे, सबसे बड़ा यही डिफरेंस होता है। हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे आता है 1951-52 में चुनाव के फलस्वरूप पहली सरकार में विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। भारत में आजादी किस वायसराय ने दिया? लॉर्ड माउंटबेटन। किस प्लान के तहत? बाल्कन प्लान। किस प्लान के तहत? बाल्कन प्लान। कौन सा फार्मूला? सीआर फार्मूला। कौन फार्मूला? किस वायसराय ने? माउंटबेटन। किसने? ये बताओ, अगर आपसे हम एक बार में पूछते हैं, एक सिंपल जवाब,
पाकिस्तान के निर्माण अर्थात भारत के विभाजन में सबसे बड़ा काम किस पार्टी ने किया था? मुस्लिम लीग। और किस व्यक्ति ने किया? जिन तो इसने पूरी पृष्ठभूमि चट्टा ने तैयार कर दिया। अब बताइए किस वायसराय ने किया? माउंटबेटन। किस प्लान के तहत? बाल्कन। किस फॉर्मूला? सीआर। इसमें कहीं गांधी दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, लेकिन फिर भी जिम्मेदार किसे ठहरा दिया जाता है? गांधी जी को। ऐसा नहीं है, गांधी जी को जिम्मेदार ठहराया गया, ये गड़बड़ बात है, इसमें गांधी जी का कोई योगदान नहीं। गांधी जी की एक गड़बड़ी थी, कब? जब भगत सिंह को फांसी लग रही थी, वहां वो रिजिड नहीं हुए थे, ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। बाबू देखो, जब भारत में विभाजन हुआ तो उस समय एक और चीजें थी, जो टैक्स का कलेक्शन पैसा था, जो टैक्स का कलेक्शन पैसा था, तो जिन्ना का कहना था कि जो मेरे यहां से टैक्स का कलेक्शन हुआ है वो हमको दे दिया जाए। वो 5 करोड़ रुपए होते थे, तो गांधी जी ने कहा कि ये 5 करोड़ रुपए किसे दे दीजिए? जिन्ना को। मतलब उसका विभाजन का मैटर था, तो ये तो पैसा पे अटका था। अब आप पढ़े लिखे, ये बताओ, अगर आपकी भैंस उखड़ के भाग गई तो आप भैंस के लिए मातम करेंगे कि खूंटा के लिए? हाँ, भैंस, सोचो भैंस भाग गया, छाती पीटो, हाय हमरा खूंटा 25 रुपया का, पगहो गया 150 रुपया। अरे यार भैंस चल गई, तुम पगहा के लिए कर। भारत जैसा विशाल देश दोनों धड़ों में टूट गया, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, तो 5 करोड़ रुपया पड़ल है। लेना हमरा से कोनो कहे 5 करोड़ रुपया लो, पाकिस्तान वापस लाएंगे, हम 10 दे देंगे। नहीं समझ आया? अजब हाल है। भैंस को देखो यार, पगहा काहे देख रहा है? आप बताओ, ये 5 करोड़ पर डिस्कस जो कर रहे हैं, ये मेन है या जो हमारा भूमि चला गया वो मेन? कितने खनिज छुपे हुए हैं बलूचिस्तान के पहाड़ियों में, बहुत सारा चीज है, खनिज को गोली मारो, टेंशन कितना दे दिया हम लोग का। आगे अब आते हैं हम लोग, अब आगे की टॉपिक पढ़ते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं मिल नहीं, अभी कुछ नहीं हो पाएगा, वो सब राजनीतिक मैटर होता है। सुनो ध्यान से, ये मैटर जो है ये 1972 का है। कब का है? बांग्लादेश अभी 47 चल रहा है। क्या चल रहा है? 47। अब तू 72 में चल गया, कैसे चल गया? यहाँ पे बकलोल कहीं के, उस समय पूर्वी पाकिस्तान था। तो ये बताओ तुम किसका बात कर रहे हो? बांग्लादेश का। बांग्लादेश बना कब? 72 में। हम पढ़ा कौन सी रहे? बकलोलवा कहीं का, एक विभाजन में भेज देने लायक था। सर कंगना रनौत कहिए कि आजादी फ्री में मिला था, अरे उसको छोड़ो बाबू, 12वीं फेल से इतिहास पढ़िएगा तो यही पढ़ लीजिएगा, समझ में आ गया कि नहीं? एक चीज ध्यान से रखिएगा, हमेशा इतिहास में डिसीजन लेते समय, हम हमेशा कहते हैं लाइफ में छोटा हो या बड़ा हो, डिसीजन लेते समय अपने धर्म और अपने इमोशन को हटा दीजिएगा साइड में, एकदम साइड में, वरना ये डिसीजन लेने में आपको गलत कर देगा। इमोशन में लगेगा, सोचा 5 करोड़ रुपया, अरे यार हटाओ उसको, झमेला। नहीं समझ में आ रहा है? 5 करोड़ ज्यादा वैल्यूएबल है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का विभाजन। और 5 करोड़ की बात करते हो, कई हजार करोड़ अंग्रेज लूट के ले गए सब, नहीं ले गए सब वहां पे। अब लगभग, अब इसी इमोशन में चढ़ा दिया किसको? गोडसे को। अब गोडसे को चढ़ा दिया, अब गोडसे उठाया पिस्टल, धुन दिया महात्मा गांधी को। लेकिन गोडसे बड़ा डिसिप्लिन वाला आदमी था, पहले प्रणाम किया पैर छू के, प्रणाम गांधी जी। हम कह भाई साहब इतना डिसिप्लिन वाला है, और मार दिया, दाएं दाएं उड़ गए वहां महात्मा। हालांकि उन्हें महात्मा गांधी को नहीं मारना चाहिए। अगर गोडसे में भारतीय बहुत ज्यादा देश प्रेम था तो उनके साथ में बहुत ऑप्शन थे, लॉर्ड माउंटबेटनवा को मार देते, जिन्ना को मार देते, जिसको मारना चाहिए वो मारिए। आपको अजब हाल है, मर में नहीं कर। लेकिन और अभी के वक्त में अगर आप बोल देंगे ना, तो जो गोडसे के समर्थन है उन लोग के अंदर लॉजिक नहीं है, वो थुथुर पे लाठी रोक लेगा सब। समझ में नहीं आ रहा है? लड़ जाएगा सर। भैया ये बताओ भाई, तुम मारे, चलो तुम्हारे अंदर बहुत गर्म, मार देते, वेवेला को मार देते, वेवेल के समय ही तो डिसीजन हुआ था ना, मार देते। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने वाले जिन्ना को मार देते। उधम सिंह भी तो हिंदुस्तानी थे, उन्हें भी तो देश प्रेम था।
ब्रिटेन में जाके मारे थे, मारते थे वहां जाके। भारत को तोड़ने का काम मिंटो ने किया, लॉर्ड मिंटो। जाते आप भी लंदन में, मारते मिंटो को मार देते, लेकिन ना, इनको तो मिला आधा धोती वाला गांधी। और गांधी के देश में रह के गांधी के हत्यारे का आप समर्थन कर देते हैं और बावजूद आपको कोई कुछ नहीं करता है, यह गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप गांधी के देश में रह, और आपकी हैसियत नहीं होगी किसी की ना, जो पाकिस्तान में जाके जिन्ना की बुराई करके जी जाए, काट देगा सब। लेकिन हम लोग गांधी के देश में रह के गांधी के हत्यारे को दिन दहाड़े समर्थन कर देते हैं, फिर भी लोग कहते हैं कि चलो भाई ठीक है, तो चलने तो भाई। चर्चिल को मार देता, भैया प्रधानमंत्री था, उसको मारना इतना आसान थोड़े है। ये तो पक्का ये बिहारी होगा, होलसेल में यही सोचता है सब। हाँ, आप बताओ, नाथूराम गोडसे तो बहुत ही सीनियर आदमी थे। बिहारी खुदीराम बोस को देखो, मारा तो किंग्स फोड़वा को था, मर गई उसकी पत्नी, वो तो गलत था, मारा तो सही आदमी को था। नहीं, वो बम तो सही पे का, तो किस्मत खराब, ससुरा गाड़ी बदल दिया था वहां पे। मार देना चाहिए कि नहीं मार देना चाहिए? एकदम मारना चाहिए। सूर्य सेन को देखिए, चंदगांव शस्त्रागार को क्या कर लिया, लूट लिया। महिला होते हुए झांसी की रानी को देखिए, अपने बच्चे को पीठ पर बांध के तलवार से लड़ती रह गई वहां पर। ये ऐसे मारना चाहिए? आप खामखा गोली जियान कर दिए, वो तो ऐसा मर जाते हैं। और महात्मा गांधी जिस समय गोली मारा 1948 में ना, उस समय महात्मा गांधी को शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। ससुरा, शांति का नोबेल पुरस्कार में एक चीज कहा गया है कि नोबेल पुरस्कार मरे व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। ससुरा, हम लोग का एगो नोबेल वो चल गया, एगो नोबेल रहता ना भारत में, चल गया वहां पे। सर, गांधी जी के बच्चे वो लोगों का क्या हुआ? नॉर्मल अपना जीवन जिए, कोई पढ़ लिख के इंजीनियर हो गया, कोई व्यापारी हो गया, कोई कुछ हो गया। गुजराती हैं सब भाई साहब, नदी सूखता है तो नाला कभी नहीं बनता है, बहुत तेज दिमाग का होता है गुजराती सब। बिजनेस में इन सब को कोई पीछे नहीं कर सकता। सर जी, आज आप करिया लग रहे हैं। नहीं बाबू, आज हम ओरिजिनल कलर में लग रहे हैं। ऐसा काहे लग रहा है जी? हाँ, अच्छा, ये लाइट ऑफ है। हाँ, अरे नहीं, गांव से भी घूमेंगे दूसरे, ओरिजिनल कलर यही है बाबू। आगे बढ़े, ये हो गया। अब हम लोग प्रेस स्वतंत्रता को देखते हैं। कौन सा टाइम हो गया क्या? इसे आजादी के मैटर पे थोड़ा सा लंबा चल जाता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए, अब आगे का क्लास कल समझेंगे, ठीक है? चलिए गर्ल्स